क्या नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या करके हिंदुस्तान पर एहसान किया था? ऐसी क्या दुश्मनी थी जो गॉडसे ने शाम 5:15 बजे दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया? 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद देश दो हिस्सों में बंट गया। तो क्या इस बंटवारे के असली जिम्मेदार गांधी जी थे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे और मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िद ने देश को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। नाथूराम गॉडसे को गांधी जी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक ज़माने में गॉडसे भी गांधी जी का भक्त था। गॉडसे का मानना था कि गांधी जी हिंदुओं के बजाय मुसलमानों के हमदर्द हैं। हालांकि गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। गांधी जी की सोच तो ये थी कि हिंदुस्तान में सभी धर्म के मानने वाले, अमीर और गरीब, सब भाई भाई बनकर एक समान रहे। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि देश दो हिस्सों में बटे। नाथूराम गॉडसे भी यही चाहता था कि देश में अमीर गरीब सब एक समान रहे, मगर फ़र्क ये था कि नाथूराम गॉडसे सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचता था, जबकि गांधी जी का विचार तमाम धर्मों के बारे में था। नाथूराम गॉडसे से कोर्ट में जब पूछा गया कि तुमने गांधी जी को क्यों मारा, तो उसने साफ साफ कह दिया कि गांधी जी की हत्या करके उसने भारत पर एहसान किया। हालांकि इस बात का गॉडसे को भी एहसास था कि गांधी जी की हत्या करके उसने सही नहीं किया। तो आखिर कैसे हुई गांधी जी की हत्या? सारी कहानी वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। वैसे गांधी जी की हत्या करके नाथूराम गॉडसे ने सही किया या गलत, वीडियो के एंडिंग में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। महात्मा गांधी ये सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि ये शख्सियत अपने अंदर एक जोश, देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का जज्बा और एक भाई दूसरे से मिलकर रहे जैसे विचारधारा समेटे हुए था। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के बेड़ियों से आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का अहम योगदान शामिल है। हिंदुस्तान आज़ाद कराओ जैसे आंदोलन से गांधी जी ने गोरों के सर में दर्द उखाड़ दिया था, लेकिन इन कुर्बानियों के बावजूद कुछ कट्टरपंथियों ने प्रेम की बोली बोलने वाले बापू के सीने को गोलियों से छलनी करते समय ज़रा भी नहीं सोचा कि वो करने क्या जा रहे हैं। अपनी ज़िद और हठधर्मी की वजह से राष्ट्रीय पिता के सीने में 3 गोलियां दागकर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें मौत की नींद सुला दिया। गांधी जी की हत्या की कोशिश तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस वीडियो में हम 20 जनवरी 1948 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक इन 10 दिनों में क्या हुआ और कैसे उनकी हत्या हुई, पूरी कहानी वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की हत्या आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हत्या थी। गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में अक्सर ठहरा करते थे। 20 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के साथ उनके बड़े भाई गोपाल गॉडसे द्वारा बिरला हाउस में बम फेंककर गांधी जी को मारने की कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। मिशन नाकाम होने के बाद ये सभी के सभी मुंबई पहुंच गए। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होने के साथ साथ मुल्क दो हिस्सों में बंट चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे देश में हिंसा फैल चुका था। हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों में लाशों के अंबार लगे हुए थे। गांधी जी उस वक्त कोलकाता में थे। कोलकाता में चल रहे हिंसा को किसी तरह काबू में करने के बाद गांधी जी दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि दिल्ली के हालात भी ठीक नहीं थे। कहते हैं कि इसी दरमियान पंजाब के हालात बहुत बिगड़ने लगे और गांधी जी ने पंजाब जाने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर दिल्ली में दंगाइयों ने ऐसा तहलका मचाया कि मजबूरन गांधी जी को दिल्ली में ही रुकना पड़ा और आखिरकार गांधी जी की कोशिशों से दिल्ली के बाद पंजाब के भी हालात ठीक होने लगे। इधर बिरला हाउस में ब्लास्ट के बाद मुंबई में 6 दिनों तक ये लोग गांधी जी को कत्ल करने की साजिश करते रहे और आखिर 27 जनवरी 1948 को मुंबई से प्लेन के जरिए नाथूराम गॉडसे के साथ नारायण आप्टे दिल्ली पहुंच गए। हालांकि उनका तीसरा साथी विष्णु करकरे, जिसे 4 दिन पहले ही मुंबई से दिल्ली पिस्टल खरीदने के लिए भेज दिया गया था, रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग में इन दोनों का इंतजार कर रहा था। नाथूराम के पहुंचने पर विष्णु ने कहा कि दिल्ली में हालात ख़राब होने की वजह से पिस्टल का इंतज़ाम नहीं हो सका। इस बात से नाथू को झटका भी लगा, क्योंकि उसने गांधी जी के कत्ल का पुख्ता इरादा बना लिया था। और आखिर गॉडसे ने कहा कि कोई नहीं, ग्वालियर में हमारा एक दोस्त डॉक्टर है,
वहाँ से रिवॉल्वर का इंतज़ाम हो सकता है। और आखिर 27 जनवरी की शाम विष्णु को दिल्ली में ही छोड़कर गॉडसे और आप्टे ग्वालियर के लिए निकल पड़े। 28 जनवरी की सुबह गॉडसे की मुलाकात होम्योपैथ के डॉक्टर परचूरे से हुई। गॉडसे ने परचूरे को पिस्टल दिलाने की बात कही, लेकिन गांधी जी के कत्ल का चर्चा नहीं किया। शाम को डॉक्टर परचूरे ने गॉडसे को एक लिफाफा दिया, जिस लिफाफे में एक रिवॉल्वर के साथ 30 गोलियां भी थीं। गॉडसे की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर ये दोनों ट्रेन से 29 जनवरी की सुबह अतिथि गृह रूम नंबर 106 में विष्णु के पास पहुंच गए। रिवॉल्वर मिल जाने की वजह से तीनों मिलकर काफ़ी खुश हुए। गॉडसे के सामने एक बड़ा सवाल और खड़ा था, वो ये कि नाथूराम गॉडसे ने कभी पिस्टल चलाया नहीं था। गॉडसे ने कहा कि गांधी को मारने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता, इसलिए पहले पिस्टल चलाकर चेक कर लेना चाहिए। फिर दिल्ली में ही बिरला मंदिर के पीछे झाड़ियों में ये तीनों पहुंच गए। 35 फीट की दूरी से गॉडसे ने गोल दायरा बनाकर निशाना लगाया और उसकी गोली गोल दायरे के बीचों बीच लगी। अब ये पूरी संतुष्टि के साथ अपने रूम पर आ गए और पहली बार गॉडसे ने यह खुलासा किया कि गांधी जी को कैसे और कहाँ मारना है। गॉडसे ने कहा कि वो गांधी जी को 30 जनवरी की शाम 5 बजे बिरला हाउस में प्रार्थना करते समय मारेगा। गांधी जी बिरला हाउस में शाम 5 बजे अक्सर प्रार्थना किया करते थे, जहाँ सभी धर्म के लोग होते थे। पूरी प्लानिंग के बाद इन तीनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर रूम पर वापस आकर गॉडसे नावल पढ़ते पढ़ते बेफिक्र सो गया। तो नारायण और विष्णु नाइट शो देखने सिनेमा हॉल पहुंच गए। शो खत्म होने के बाद ये दोनों भी वापस आकर सो गए। 30 जनवरी की सुबह नाश्ते के बाद फिर प्लानिंग करनी शुरू कर दी। नाथूराम के लिए बिरला हाउस में पिस्टल के साथ दाखिल होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 20 जनवरी की बम ब्लास्ट के बाद बिरला हाउस में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। और आखिर गॉडसे के दिमाग में एक आइडिया आया कि एक बड़े साइज के कैमरे में वो पिस्टल छुपा कर ले जाएगा। ये तीनों कैमरा खरीदने दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार ने कहा, क्या साहब, अब इतना बड़ा कैमरा कौन इस्तेमाल करता है? छोटे साइज में इससे भी अच्छे अच्छे कैमरे आ चुके हैं। दुकानदार की ये बातें सुनकर गॉडसे ने सोचा कि कहीं इस बड़े से कैमरे के चक्कर में मैं पकड़ा न जाऊं, और उसने कैमरे में पिस्टल ले जाने वाला इरादा बदल दिया। फिर उसने सोचा कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। इधर समय भी बीतता जा रहा था। तकरीबन दिन के 12 बज चुके थे। तभी नारायण आप्टे ने कहा कि तुम बुर्का पहनकर चले जाओ, क्योंकि बिरला हाउस में बहुत सारी महिलाएं बुर्के में जाती हैं और उनसे पूछताछ भी नहीं होती। बुर्का खरीद कर लाने के बाद जब गॉडसे ने पहना तो बुर्का उसके हाथों में फंस गया, जिसके बाद गॉडसे ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि गोली चलाते वक्त हमारे हाथ फंस जाए और मैं गोली भी न चला पाऊँ, और अगर पकड़े गए तो बदनामी भी होगी कि देखो बुर्का पहनकर आया है। और ये आइडिया भी कामयाब नहीं हुआ। कहते हैं कि उन लोगों को 5 बजे से पहले बिरला हाउस में पहुंचना भी था और अब 3 बज चुके थे। आखिर में नाथूराम गॉडसे ने कहा कि एक आर्मी ड्रेस खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उसके शर्ट की साइज़ बड़ी होती है। पैंट के अंदर रिवॉल्वर डालकर ऊपर शर्ट से ढांप लेंगे और शायद इस तरह किसी को पता भी न चले। और आखिर गॉडसे आर्मी की ड्रेस में पिस्टल छुपाकर बिरला हाउस के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि निकलने से पहले गॉडसे को मूंगफली खाने की ख्वाहिश हुई। मूंगफली खाने के बाद ये तीनों बिरला हाउस के लिए निकल पड़े। रास्ते में अचानक बिरला मंदिर को देखकर विष्णु ने गाड़ी रोकने को कहा और कहा, आखिरी बार जरा दर्शन कर लूं, पता नहीं आगे मौका मिले या न मिले। विष्णु करकरे नारायण आप्टे के साथ मंदिर चला गया, जबकि गॉडसे ने उन दोनों को मनाकर अपने सीट पर बैठा रहा। अब समय भी 4:45 हो चुका था और आखिर ये तीनों बिरला हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर एक दूसरे से गले मिले और गॉडसे बिरला हाउस के अंदर दाखिल हो गया। गॉडसे को गए 5 मिनट हो चुके थे। विष्णु और नारायण की धड़कनें बाहर खड़े गार्ड्स को देखकर तेज होने लगी कि कहीं गॉडसे पकड़ा न जाए और मिशन नाकाम न हो जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि बाहर खड़े गार्ड्स अंदर जा रहे लोगों की तलाशी नहीं ले रहे। तब उन्हें लगा कि गॉडसे अंदर दाखिल हो चुका है और फिर ये दोनों भी बिरला हाउस में पहुंच गए। अंदर जाने के बाद उन दोनों ने देखा कि गॉडसे गांधी जी की प्रार्थना सभा किए जाने वाले तख्त से 35 फीट की दूरी पर खड़ा है। इशारों इशारों में बातें हुई कि सब ठीक ठाक है, कोई चेकिंग नहीं हुई और पिस्टल भी हमारे पास है। और फिर ये दोनों भी गॉडसे के दाएं बाएं खड़े हो गए। गांधी जी हमेशा शाम 5 बजे प्रार्थना सभा के लिए बिरला हाउस में पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन 5:15 होने के बाद भी गांधी जी नहीं पहुंचे थे। दरअसल गांधी जी बिरला हाउस में सरदार पटेल से कुछ बातचीत कर रहे थे।
तभी अचानक घड़ी को देखकर गांधी जी फौरन प्रार्थना सभा के लिए निकल पड़े। गांधी जी हमेशा प्रार्थना सभा तख्त के सामने बैठे हुए लोगों के बगल से घूमकर तख्त के पास जाते थे, लेकिन लेट होने की वजह से गांधी जी ने प्रार्थना सभा सुनने के लिए बैठे हुए लोगों के बीच से जाने का फैसला कर लिया। गांधी जी को देखकर सभी लोग दो हिस्सों में बंट गए और बीच का रास्ता खाली कर दिया। अब गांधी जी तख्त की तरफ बढ़ रहे थे। इधर नाथूराम गॉडसे ने अचानक से अपना फैसला बदल लिया कि जब गांधी जी सामने से आ रहे हैं तो उन्हें मारने के लिए मैं तख्त तक जाने का इंतज़ार नहीं करूंगा। यानी गांधी जी को 35 फीट की दूरी से नहीं बल्कि सामने से गोली मारूंगा और मारने से पहले जो उन्होंने देश के लिए किया उसका शुक्रिया भी अदा करूंगा। गॉडसे ने पिस्टल निकालकर अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। फिर उसने हाथों में पिस्टल छुपाए हुए गांधी जी को नमस्ते किया और पांव छूने के लिए झुका। मनु और आभा ने सोचा कि गांधी जी को पहले ही देर हो चुकी है, इसलिए उन्होंने गॉडसे को हटाना चाहा, लेकिन गॉडसे ने उन दोनों को धक्का दे दिया और गांधी जी के बिल्कुल करीब से गॉडसे ने 3 गोली मार दी। गोली लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। कुछ समय के लिए तो किसी को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। पूरे बिरला हाउस में भगदड़ मच गई। उन्हीं में से कुछ लोगों ने गॉडसे को पकड़ लिया। गांधी जी के सीने से निकले हुए खून ने उनके सफेद धोती को लाल रंग में बदल दिया। गांधी जी की घड़ी के हिसाब से उन्हें ठीक 5:17 पर गोली मारी गई थी। गॉडसे गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन नारायण और विष्णु भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। गांधी जी को हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। कुछ दिनों बाद इन दोनों यानी नारायण और विष्णु को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 8 लोगों पर मुकदमा चला, जिनमें नाथूराम गॉडसे, उसका बड़ा भाई गोपाल गॉडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, डॉक्टर परचूरे, मदन लाल, वीर सावरकर और दिवंगर बटके का एक नौकर। गिरफ्तार हुए इन 8 लोगों पर मुकदमा चला। 10 फरवरी 1949 को लाल किला के अंदर खास अदालत बैठाई गई। वीर सावरकर के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया। वहीं नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जबकि बचे 5 और लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि बाद में ऊपरी अदालत ने डॉक्टर परचूरे और दिवंगर के नौकर को रिहा कर दिया। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को अंबाला जेल में फांसी देना तय हुआ। फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो गॉडसे ने अपने परिवार वालों से मिलने तो वहीं कॉफ़ी पीने की ख्वाहिश जाहिर की। फिर सुबह 7 बजे इन दोनों को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले नारायण आप्टे बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन गॉडसे घबराया हुआ था। फांसी के बाद उनकी लाश को परिवार वालों के हवाले नहीं किया गया, बल्कि अंबाला ही में नदी के किनारे एक खेत में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और बाद में उस खेत की जोताई कर दी गई ताकि अंतिम संस्कार वाली जगह पहचान में न आ सके। आज़ाद हिंदुस्तान की ये पहली फांसी थी जो गॉडसे और नारायण को दी गई। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की हत्या की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो-गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।